नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सैंधव सभ्यता और उसकी संस्कृति के बारे में। इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो लिपि लिखा गया था इसे हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि यह क्या लिखा गया है। इतिहास तो है लेकिन क्या है नहीं पता है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, और लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। करा कि सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे करा क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। बोले थे ऊपर कि इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जो लिखा गया है वो पता है कि इसमें लिखा गया है, इसीलिए आदि ऐतिहासिक आधा ज्ञान प्राप्त है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें पक्की ईंटों से बनी इमारत भी थी और कला और वास्तु कला दोनों का मिलन था। यहाँ पे देखिए, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंधु नदी घाटी की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन था। ठीक है, यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। यहाँ पक्की ईंटों से बनी इमारतें, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। करा कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है और जहाँ भंडार रखा जाता था, अन्न रखा जाता था, वो सब किससे बना हुआ था? पक्की ईंटों से बना हुआ था। करा है कि इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। अभी तो हम लोग सीमेंट के द्वारा जोड़ते हैं, लेकिन पहले किससे जोड़ा जाता था? जिप्सम के द्वारा जोड़ा गया था। करा कि पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। करा कि धातव्य है कि मेसोपोटामिया भी एवं मिस्र, करा कि मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों क्या था? प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। करा कि मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता थी और प्राचीन सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता में भी, यानी मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मिस्र सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। करा कि भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण किसके मकबरे में दिखता है? तो बलबन के मकबरे में दिखता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर। करा किस शहर को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं। करा कि किस शहर को मिनी हड़प्पा कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोथल को कहते हैं। करा कि लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। क्या है? करा कि जो लोथल है प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था लोथल। ये क्या था? एक बंदरगाह था। करा कि इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? अभी के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। करा कि लोथल की जो पहली खुदाई किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? तो SR राव के द्वारा किया गया था, और इसे क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल को क्या कहते हैं? तो मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। आगे करा कि कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो अभी पढ़े थे ऊपर
जिसको मिनी हड़प्पा कहते हैं। और इसके बारे में बताए थे कि ये लोथल क्या है था, बंदरगाह था, जो किस शहर में था, तो अभी के गुजरात शहर में है। वही दिया इसमें, कहा कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था और यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। पूछेगा कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे आइए 5वां नंबर, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अभी ऊपर पढ़े थे गुजरात में कौन सा था, तो लोथल एक क्या है, तो एक बंदरगाह है जो कि कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, और पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। इसके बारे में व्याख्या देखिए क्या दिया है, कहा कि लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और डाबरकोट बलूचिस्तान यानी जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। यानी बोलेगा कि लोथल जो बंदरगाह था वो कहाँ था, तो गुजरात में था। बोलेगा कि कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था वो कहाँ था, तो राजस्थान में है। पूछेगा कि डाबरकोट बोलेगा हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था वो डाबरकोट कहाँ है, तो बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का भाग है। और करा कि राखीगढ़ी कहाँ है, तो भारत के हरियाणा राज्य में है। अब पूछेगा कि राखीगढ़ी किस जिला में है, तो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। ठीक है, आ गया 6वां नंबर, करा कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में है। करा कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। करा कि इसका व्याख्या देखते हैं, कहा कि मेसोपोटामिया यानी इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई है। कहा कि इजिप्शियन सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की सभ्यता मानी जाती है। यानी सबसे प्राचीन सभ्यता बोलेगा, कहा कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन हो जाएगा, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा। और जब मेसोपोटामिया के बाद किसकी सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता। इसको क्या कहते हैं, इजिप्शियन सभ्यता कहते हैं, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे था, फराक नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, माफ कीजिएगा, नील नदी के किनारे। ठीक है, आगे आइए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो घोड़ा के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। अगर जानवर बोलेगा, जानवर पूछ रहा है, तो जानवर किसके बारे में नहीं पता था, तो घोड़ा के बारे में पता नहीं था, बैल के बारे में पता था, हाथी के बारे में पता था, गेंडा के बारे में पता था, भैंसा था, ये सब के बारे में पता था। देखिए व्याख्या में क्या दिया है, देखते हैं। करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कहा कि हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर, जिसको कहते हैं इक्वेहेलिम्यूनस खुर की है या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। यानी कह रहा कि ये दूसरे जानवर की है या घोड़े का है, यह तय करना कठिन हो रहा है। कहा कि हड़प्पा स्थल सुरकोटदा, कुतासी, कालीबंगा से अश्व या उसी की प्रजाति का अवशेष प्राप्त हुआ है। और कहा कि सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा में प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। कहा कि 1974 में ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। कहा कि यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर तथा मेंडू पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं।
करा इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा घुंडई की प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं, कहाँ से, तो घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से किसका दांत मिला, तो घोड़े का दांत मिला है। उसे जूनियर महोदय अप्रामाणिक मानते हैं, अतः घोड़े के विषय में सही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। ठीक है, क्या इसका उत्तर कौन माना है, तो बिहार लोक सेवा आयोग क्या माना, बी माना है, वही घोड़ा को माना है कि नहीं पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कहा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। टेराकोटा का स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ, एक तो बनवाली से प्राप्त हुआ और दूसरा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहा कि टेराकोटा पूछेगा कि टेराकोटा कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन अगर दोनों दिया है, बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, दो ऑप्शन देकर बनवाली और कालीबंगा दोनों में क्या पाया गया, टेराकोटा पाया गया है। देखिए इसमें दिया है व्याख्या में, करा कि बनवाली हरियाणा और कालीबंगा जो राजस्थान में नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत साथ साथ टेराकोटा हल की भी प्राप्ति हुई है। हम सब क्या पढ़े थे कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। और जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा का हल भी प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहा कि इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनवाली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा का हल की प्राप्ति हुई है। बनवाली से भी हुआ है और कहाँ से हुआ है, तो कालीबंगा से भी हुआ है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर करा है कि किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत का निशान मिला। अभी बताए थे कि जूते हुए खेत कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। कालीबंगा से ही क्या मिला है, टेराकोटा मिला है, टेराकोटा का हल मिला है। और टेराकोटा कहाँ से मिला था, तो बनवाली से मिला था, वही दिया इसमें भी। हाँ इसमें देखिए एक और दिया है कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। कहाँ से मिला है, तो गुजरात से मिला है। गुजरात के धौलावीरा से मिला है क्या, तो 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो ये बताए थे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा राजस्थान से मिला है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है। और जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो B.A. स्मिथ नहीं थे। कौन कौन थे, तो R.D. बनर्जी थे, M.S. वत्स थे, K.N. दीक्षित, ये सब क्या थे, संबंधित थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, लेकिन B.A. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर। करा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो हड़प्पा के बर्तन में कौन सा रंग हुआ था, तो लाल रंग। लाल और धूसर देता है, तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया है। करा कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। किससे चलता था, तो पैर से चाक चलाया जाता था। ठीक है, कहा कि परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हाथ से चलाने वाला चाक का आविष्कार किया था। करा है कि एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदभांड बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में बोलेगा तो निचले हिस्से में काला रंग। पूछेगा कि ऊपरी हिस्से में कौन सा रंग रहता था मृदभांड में, तो लाल रंग, और निचले हिस्से में काला रंग का चित्रकारी किया जाता था। आगे ये करा 13 नंबर क्वेश्चन।
करा कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। कौन सा था? तो आईआईटी खड़गपुर, नया क्वेश्चन है। आईआईटी खड़गपुर बोला था, उसका जो दल था वो बताया था कि कितने वर्षों के कारण, तो 900 वर्षों के कारण हुआ था। ताकि 900 वर्ष तक हड़प्पा सभ्यता में बारिश नहीं हुआ, इसी के कारण क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। देखिए इसका व्याख्या में क्या दिया है, देखते हैं। करा है कि वही वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे रहने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। करा कि ऑरेल अस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को ही प्रमुख कारण माना है। और आईआईटी खड़गपुर भी क्या बोला है कि वहाँ 900 वर्ष तक वर्षा नहीं हुआ था, इसीलिए हड़प्पा का पतन हो गया। ये खोज कब किया? 2018 में बोला। ठीक है, अब इसके बाद यहीं तक रहते हैं और आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक रहेगा वैदिक काल।